नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार कैरियर परिवार से आपका स्वागत करता हूं। आज दिन भर की कुछ सुर्खियों के साथ जो इसका करंट अफेयर में बड़ा सेगमेंट है और एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो लगभग उसके 15-20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल। जैसे पहला क्वेश्चन आज का है, विशाखापट्टनम में हाल ही में 2 युद्ध पोतों को कमीशनिंग किया गया है। क्वेश्चन करने से पहले देखें कि क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है। एक शब्द है यहाँ पे कमीशनिंग। कमीशन का मतलब होता है, जैसे इंसान कोई अगर आर्मी में ज्वाइन होता है तो उसको ज्वाइनिंग बोल देते हैं। ऐसे कमीशन का मतलब होता है कि कोई अगर युद्धपोत है और नेवी की रक्षा प्रणाली में अगर वो सम्मिलित हो रहा है तो उसको कहते हैं कमीशन हो जाना। तो आज 2 ऐसे युद्धपोत जो शामिल हुए हैं तो वो है, एक तो है आपका उदयगिरी और एक नाम है आपका हिमगिरी, जो दोनों को शामिल किया गया है। अब ये जो दोनों ही जो युद्धपोत हैं, ये दोनों ही ये है फ्रीगेट। अब शब्द आता है फ्रीगेट क्या होते हैं सर? तो फ्रीगेट होते हैं छोटे युद्धपोत जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जो फ्रीगेट होते हैं इनकी जो स्पीड होती है वो अच्छी खासी होती है और ये तेजी के साथ राउंड भी हो जाते हैं, मुड़ भी जाते हैं बहुत तेजी के साथ में। जैसे बड़े युद्धपोत होते हैं उनकी स्पीड तो ठीक होती है लेकिन मुड़ने में बड़ी दिक्कत करते हैं। ये टर्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो फ्रीगेट होते हैं वो टर्न जल्दी होते हैं। अब हमारे यहां योजना चली थी, वो योजना है प्रोजेक्ट 17A यानी 17A, ए फॉर अल्फा, प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंतर्गत 7 ऐसे कौन से फ्रीगेट टाइप के 7 हमें युद्ध पोतों को शामिल करना है, जिसमें से 2 आज कमीशन हुए हैं, उदयगिरी और हिमगिरी। अगर ये क्वेश्चन आए कि जो 2 शामिल हुए हैं तो वो कौन कौन से हैं, उदयगिरी और शामिल का नाम आपका हिमगिरी, और किस टाइप के हैं, फ्रीगेट हैं और स्टील्थ टेक्नोलॉजी है इसमें। कैसी है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होते हैं स्टील्थ? जो रडार की पकड़ में नहीं आते, जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। अब इसमें से जो उदयगिरी है इसको बनाया है मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा, जबकि ये जो हिमगिरी है ये बनाया गया है कलकत्ता की कंपनी है उनके द्वारा। जो उदयगिरी है ये बनाया है मझगांव मुंबई द्वारा, मुंबई में एक मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स है, और हिमगिरी को बनाया है आपका। तो एक तो आपको याद रखना है फ्रीगेट क्या होते हैं, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाए गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट 17A, ए फॉर अल्फा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा, इसके अंतर्गत हमें 7 ऐसे फ्रीगेट शामिल करने हैं, जिसमें से आज हमें 2 मिल चुके हैं, उदयगिरी और हिमगिरी। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। एक नया क्वेश्चन अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा पाकिस्तान को दी गई बाढ़ की चेतावनी किस रूप में है? मतलब एक चेतावनी दी है भारत को हमने कल ही कि आपके यहां भी एक बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि किस रूप में दी गई है? क्या वो राजनीतिक थी, क्या वो संधि है, या मानवीय है, तो यह सुरक्षा कदम है, मतलब है क्या ये? किस रूप में हमने चेतावनी दी है? तो सबसे पहले समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई बाढ़ को लेकर के कोई बात अगर बातचीत चलती है तो वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो अंतर्गत आती है, एक समझौता हुआ था, वो समझौता था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, और ये हुआ था 1960 में, 1960 में। और भारत की ओर से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के ओर से थे उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, वो थे अयूब खान। इन दोनों के बीच संधि हुई सिंधु जल समझौता को लेकर। इसमें से लगभग लगभग 80% पानी पाक को जाता है और लगभग लगभग 20% पानी ये भारत के पास रहता है, इंडिया। यानी ये कह दिया गया था कि अगर
हम भारत का ये नक्शा देखें तो यहां लगभग लगभग 6 नदियां हैं। एक तो है सबसे बड़ी सिंधु नदी, सबसे बड़ी। इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां और है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां और हैं। तो कुछ नदियां हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान की, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान की ओर बहती हैं, और कुछ नदियां हैं जो आपस में इन दोनों, इन तीनों से ही लगभग लगभग मिल जाती है, लगभग लगभग। तो ये जो समझौता होता है, समझौते में ये बात कही थी 3 नदियों का पानी तो मिलेगा भारत को और 3 नदियों का पानी मिलेगा पाक को। लेकिन आप जानते हो कि सारा जो पानी है फाइनली जो सबसे बड़ी नदी है वो सिंधु नदी में जाके मिल ही जाती है लगभग लास्ट में। तो पाकिस्तान को मिलेगा 80% पानी और इंडिया को मिलेगा 20% पानी। सिंधु जल समझौता 1960, अयूब खान थे पाकिस्तान की ओर से, अब भारत की ओर से नेहरू जी, इनमें समझौता हुआ। क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है भारत ने वो किस रूप में है, तो वो है मानवीय घटना या मानवीय कदम। क्योंकि आप भी जानते हो जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल फिलहाल में एक बाढ़ आई हुई है और जम्मू में एक नदी बहती है, उसका नाम है तावी, तावी नदी। इस तावी नदी में जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है और ये फाइनली पाकिस्तान की ओर ही जाती है। तो इसमें जल स्तर को बढ़ते हुए जो बढ़ गया है, इसको देखते हुए भारत ने पाकिस्तान को चेताया है और ये जो कदम था वो केवल और केवल मानवीय है। ऐसा कोई मतलब था नहीं कि मतलब कुछ इनसे बदला बदला लेने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा मानवीय। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखें, भारत ने अमेरिका में लॉबिंग कंपनी क्यों नियुक्त की है? लॉबिंग कंपनी क्यों नियुक्त की है? अब शब्द आता है लॉबिंग क्या है सर? ये लॉबिंग कंपनियां क्या होती हैं? लॉबिंग कंपनियां वो होती हैं, लॉबिंग का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो किसी पर दबाव बनाए कुछ कार्य करने के लिए, किसी पर कुछ दबाव बनाए कार्य करने के लिए, तो ऐसी कंपनियों को लॉबिंग कहा जाता है। अब मामला क्या है, अमेरिका ने भारत को एक चेतावनी दी है और वो है 50% टैरिफ को लेकर के, जिसमें से 25 ऑलरेडी हो चुका है, 25 होना बाकी है, और जो 25 बाकी का दूसरा वाला होगा ये पनिशमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि हम भारत है कि आप रशिया के साथ व्यापार क्यों करते हैं, जो भी है। तो 25 ऑलरेडी हो चुका है, 25 एक पनिशमेंट के तौर पे होना है। तो कुछ लॉबिंग कंपनियां हम अमेरिका में स्थापित करने वाले हैं। अमेरिका में किसके लिए? केवल जो टैरिफ बढ़े हैं उनके लिए, उससे निपटाने के लिए, तो शुल्क वृद्धि में निपटाने को जो अमेरिका ने 50% का एक टैरिफ लाने की घोषणा की है, जिसमें 25 ऑलरेडी लग चुका है, 25 और लगने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, जयशंकर ने किस मंच पर आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण पर जोर दिया है? आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति मतलब वही खाद्य सामग्री का आपूर्ति होना। तो ये हुआ था ईटी, इकोनॉमिक टाइम्स की वर्ल्ड लीडर्स फोरम, और ये हुआ था इस बार दिल्ली में, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था इस बार इकोनॉमिक्स टाइम वर्ल्ड लीडर्स फोरम। तो इस बार जो पूरा फोकस था वो था आपूर्ति श्रृंखला पर। आपूर्ति श्रृंखला मतलब खाद्य सामग्री से सम्मिलित था। नेक्स्ट देखेंगे, हो सकता है इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए इकोनॉमिक्स टाइम वर्ल्ड लीडर्स की जो फोरम की जो आपकी समिति हुई थी इस बार, या आयोजन घटित हुआ था, वो कहां पे हुआ था? तो आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखें, और चौथा क्वेश्चन है, सर्जियो गौर को किस दोहरे पद के लिए नामित किया गया है? व्यक्ति है सर्जियो गौर। अब ये कौन है? बताया जाता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बड़े करीबी हैं। इनको भारत में अमेरिका की ओर से राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका की ओर से भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है, और कौन से नंबर के हैं? ये 26वें नंबर के हैं। 26वें नंबर के राजदूत हैं जो भारत में नियुक्त हुए हैं, सर्जियो गौर। इनके साथ साथ एक इन्हें पद और दिया गया है, वो है विशेष दूत का। यानी कि इनको जो पद मिला है इस बार का, वो मिला है तो राजदूत, किसकी ओर से? अमेरिका की ओर से। तो हो सकता है क्वेश्चन ये ना पूछ करके क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अमेरिका में जो राजदूत, अमेरिका की ओर से जो राजदूत भारत में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो नाम क्या है उनका? सर्जियो गौर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को वीजा फिर से जारी करने का आदेश दिया है? याद होगा कोरोना काल के बाद जब भारत ने लगभग लगभग कुछ कंपनियां थी चीन की जिसको हमने बैन कर दिया टिकटॉक वगैरह को, तो चीन ने भी पर्यटक वीजा देना से मना कर दिया था और हमने भी लगभग लगभग मना ही कर दिया था। 2023-22 के बाद ये समझौता लगभग लगभग समाप्ति की ओर जा रहा था। वीजा एक दूसरे को दे नहीं रहे थे पर्यटक, जो पर्यटक वीजा मिलता है, तो इसको फिर से बहाली की बात चल रही है, तो वो है चीन। आपको पता होगा जब से टैरिफ की बात हुई है, तो टैरिफ के बाद अमेरिका से दूरी और चाइना की ओर नजदीकियां देखने को आजकल मिल रही है, तो यह है चीन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य भवन क्या है? सबसे पहले तो ये कर्तव्य भवन क्या है, ये है कहां पर? तो ये है दिल्ली में, दिल्ली में है। कर्तव्य भवन क्या है? एक प्रोजेक्ट आया था सेंट्रल विस्टा, जिसके अंतर्गत भारत के एक नवगठित जो अपनी संसद थी उसका निर्माण किया गया। उसी में जो कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ पर एक भवन हम बनाने वाले, बिल्डिंग बन रही है, उसका नाम है कर्तव्य भवन। इसलिए केवल कर रहे हैं कि जितने भी भारत में विभाग हैं जो काम करते हैं, उन विभागों को क्यों ना एक काम करें, एक ही छत के नीचे ले आए, ताकि इससे होगा क्या, जितने भी अंतर सरकारी संगठन है उसमें आपस में एक तो समझौता हो, समन्वय हो, कैसे काम करना है इसकी समझ हो। तो कर्तव्य भवन का केवल और केवल इतना सा मतलब है, एक सचिवालय है, एक भवन है जो दिल्ली में स्थापित किया गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि जितने भी विभाग हैं उन सबको एक छत के नीचे लाया जा सके। क्यों लाया जा सके? ताकि इन सब में आपस में समन्वय स्थापित हो सके। तो आंसर होगा इसका सचिवालय भवन है ये, एक टाइप का, और दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, SBS फेज 13 क्या है? SBS फेज 13 क्या है? SBS है स्पेस बेस्ड सर्विलांस, स्पेस बेस्ड सर्विलांस। होना क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लगभग लगभग 52 उपग्रह, जो सैटेलाइट है 52 उपग्रह हम अंतरिक्ष में छोड़ने वाले हैं, और ये लगभग लगभग हमारा प्रोजेक्ट होगा 2028 के लिए तक हम कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसमें से 21 का तो निर्माण करेगा इसरो और 31 का निर्माण करेंगी प्राइवेट कंपनियां। इसमें करने के वाले हैं जो 52 उपग्रह भेजेंगे, ये काम करेंगे केवल और केवल सेना और नौसेना के लिए, नौसेना के लिए, सेना और नौसेना के लिए, ताकि जो भारत की सुरक्षा है उसको और मजबूती मिले। उसे मजबूत करने के लिए हम 52 उपग्रह भेजने वाले हैं। SBS मतलब स्पेस बेस्ड सर्विलांस, यानी ऐसा सर्विलांस जो स्पेस से होगा, अंतरिक्ष से होगा, और इनको भेजेंगे हम भेजने वाले हैं इनको भू स्थिर कक्षा में। अब ये शब्द आया भू स्थिर कक्षा, क्या होती है सर? तो भू स्थिर कक्षा होती है, सपोज करो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर कुछ उपग्रह होते हैं जो ऐसे चक्कर लगाते हैं, इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस, सूर्य तुल्यकारी, सूर्य तुल्यकारी। और कुछ उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे, इनको कहते हैं भूतुल्यकारी, जियो सिंक्रोनस। भूतुल्यकारी में भी अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो इक्वेटर के आसपास चक्कर लगाते हैं ऐसे, अगर ये 0 डिग्री मान लिया जाए, और कुछ होते हैं जो थोड़ा सा एंगल चेंज करके या तो ऐसे या फिर थोड़ा सा एंगल चेंज करके थोड़ा सा ऐसे। तो इसमें हम देखेंगे जब कभी साइंस पढ़ेंगे, तो याद रखना है अभी फिलहाल अभी हम 52 उपग्रह भेजने वाले हैं जो पृथ्वी पर सर्विलांस रखेंगे। भूतुल्यकारी का मतलब अगर नहीं समझ में आया तो इतना समझें कि अगर सपोज करो पृथ्वी है और पृथ्वी के सामने अगर मैं ये उपग्रह रखूं, ये उपग्रह है, तो जितनी पृथ्वी घूमेगी उपग्रह भी इतना ही घूमेगा। मतलब कुल मिला के इसकी जो लोकेशंस होंगी, जो उपग्रह हम भेज रहे हैं, इनकी सारी लोकेशंस पृथ्वी पर यानी भारत की ओर ही होंगी, हमेशा रहेंगी। जितना पृथ्वी घूमेगी उतना ही ये भी टर्न होंगे।
तो कुल मिलाकर के एसबीएस मतलब फिर से स्पेस बेस्ड सर्विलांस, ऐसा सर्विलांस जो अंतरिक्ष से होगा। और इसमें हम 52 उपग्रह भेजने वाले हैं, जिसमें से 21 का निर्माण तो करेगी इसरो, बाकी 31 का करेगी प्राइवेट कंपनियां, ताकि इससे प्राइवेट कंपनियों को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। तो आंसर होगा इसका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जीएसटी 2.0, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस या टैक्स। तो पहली बात तो ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। तो इसमें क्या था, इसमें लगभग लगभग 4-5 स्लैब थी। एक तो था 0%, जिसको टैक्स देना ही नहीं है। एक स्लैब हुआ करती थी 5% की, एक थी 12%, एक थी 18% और एक थी 28%। और हुआ क्या था, जब जीएसटी लागू हुई थी तो सबसे पहले समझ लो, जो जीएसटी है ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि इसका संविधान में जिक्र है, यानी कि इसके लिए एक अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है 279A। 279A जीएसटी परिषद की गठन का प्रस्ताव रखता है, उसकी बात करता है, उसके बारे में बताता है। 279A तो संवैधानिक संस्था है। पहले तो जब ये लागू हुआ तो आपसे एक बातचीत हुई थी कि हर बार हम आपस में मिलेंगे और जीएसटी को कैसे लागू करना है, कितना टैक्सेस बढ़ाने हैं, कितने टैक्स कम करने हैं, किस टैक्स को हटाना है, कौन सा टैक्स नया जोड़ना है, इनके लिए हम बार बार मीटिंग करते रहेंगे। जिस बार की मीटिंग थी वो हुई थी दिल्ली में। जो भी ये प्रस्ताव यह आया था कि इन स्लैब्स को हटा करके हमें केवल 18 और 5% के स्लैब पर ही काम करना है। यानी केवल अब आने वाले समय में केवल 2 प्रकार के ही टैक्स होंगे। जो स्लैब होंगी, एक 5% की और एक होगी 18% की। केवल अभी प्रस्ताव आया है, अभी लागू नहीं हुआ है, बातचीत चलेंगी, राज्यों के साथ बातचीत होगी, तब इसके बाद लागू होगा। अभी केवल प्रस्ताव है, देखते क्या होता है। प्रस्ताव पास हो चुका है, अभी राज्यों के साथ बातचीत होना बाकी है। तो आंसर होगा इसमें 2 करें हम, टैक्सेस लेने वाले हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुकोंग एआई किस अंतरराष्ट्रीय स्पेस या अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्य कर रहा है। वुकोंग एआई चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका नाम है तियागोंग। चीन का खुद का अपना ही है, तियागोंग। इस तियागोंग पर इन्होंने चुपके से वुकोंग एआई एक चैटबॉट है जो लगा दिया है। और जो चाइना का ये स्पेस एजेंसी है या स्पेस स्टेशन है, इस पर ये क्या करेगा, आपस में बातचीत करेगा, समन्वय स्थापित करेगा लोगों के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, तियागोंग। इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है, तो आंसर क्या है, तियागोंग। तियागोंग का मतलब होता है स्वर्ग का समुद्र या स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आईएनएस उदयगिरी की विशेषता क्या है। तो अभी कुछ देर पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में। तो उदयगिरी का मतलब क्या है, मतलब 2 उदयगिरी और हिमगिरी दोनों को शामिल किया गया। फ्रीगेट है, फ्रीगेट का मतलब क्या होता है, स्पीड ज्यादा होती है। परमाणु से कोई मतलब नहीं है, महंगा इससे कोई मतलब नहीं है, बड़ा विमान है, बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। आंसर क्या होगा, विशेष यानी तेज गति इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः बाढ़ चेतावनी किस संधि के तहत दी जाती है। अभी बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, वो था सिंधु जल समझौता 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नियुक्त दूसरी लॉबिंग कंपनी किस राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। अभी बात हुई है लॉबिंग कंपनियां किससे क्यों जुड़ी है, पहले तो ये समझना है। अभी बताया था टैक्सेस को लेकर है, जो टैरिफ लगे हैं, तो ये जुड़ी हुई है ट्रम्प साहब से, डोनाल्ड ट्रम्प से, जो उन्होंने भारत पर टैक्सेस लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की रेड लाइन जो जुड़ी हुई है, ये किस से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इसको छोड़ सकते हैं, फिर भी किसान सुरक्षा और रूसी तेल छोड़ दो इसको, क्योंकि रेड लाइन तो बहुत जगह पर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना में
या चीन को वीजा बहाली किस कारण हुई है? या खेल से जुड़ा हुआ था, धोखाधड़ी। देखो धोखाधड़ी से क्या मतलब होता है? व्यापार समझौता से कोई मतलब नहीं, व्यापार तो पहले भी हो रहा था। खेल आयोजन को मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या बचा? राजनयिक इस सेक्टर। आगे देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आंसर हो जाता है। अभी बात हुई थी कर्तव्य भवन की, किस परियोजना का हिस्सा है? स्मार्ट सिटी का है, अटल मिशन का है, या फिर गगनयान का है? तो आप इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, बता चुका हूँ। अगर नहीं पता है तो पीछे रिवर्स करके देखें वीडियो, इसका जिक्र किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एसबीएस की फुल फॉर्म क्या है? अभी इसका जिक्र हुआ था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एंड पी को भारत की कौन सी रेटिंग दी जाती है? तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो बी 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 करके है, छोड़ दो इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर और क्या है, वुकोंग किसको सहायता करता है? तो अभी बात हुई थी, वुकोंग एआई चैटबॉट है, किसको सहायता करता है? पृथ्वी वैज्ञानिक करता है, या तिगाओ स्टेशन पर करता है, या मंगल ग्रह पर करता है, या फिर आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो आपको आंसर करना है इसका भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं बता चुका हूं पीछे वुकोंग एआई चैटबॉट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट है, एसबीएस फेज 13 उपग्रह लॉन्च किस वर्ष तक कंप्लीट हो जाएंगे? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इसकी मैं बात कर चुका हूं। एसबीएस मतलब स्पेस बेस्ड सर्विलांस, जिसके अंतर्गत हम 52 उपग्रह भेजने वाले हैं, 52। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं, आप ट्राई करें उनको। अगर नहीं होते तो जो क्लास है उसको रिवर्स करके देखें, बार बार देखें, एक बार नहीं समझ तो 2-3 बार देखें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इनके आंसर्स क्या थे। तो 4-5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। इन क्वेश्चन की थोड़ी लिमिट बढ़ाएंगे धीरे धीरे, देखते हैं रेस्पॉन्स क्या आता है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा, अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, देखो आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर मोटिवेट करोगे तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको नुकसान ही है, हमारा क्या ही नुकसान होगा। चलो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।